आज का हमारा टॉपिक जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक है कि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्राचीन काल से ही अलग अलग देशों से ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच भारत में आए, व्यापार किया, यहाँ से कच्चा माल ले जाके अपने देश में ऊंचे दाम पे बेचा। तो उन्हीं की आज हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं यूरोपीय शक्तियों के बारे में। यूरोपीय शक्तियों में मुख्य डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और ब्रिटिश, इनमें मुख्य माना जाता है। इन्होंने भारत में मार करने के लिए समुद्र का रास्ता चुना। समुद्र का रास्ता ऐसे चुना कि व्यापारिक मार्ग, अगर हम पहले टॉपिक की बात करें व्यापारिक मार्ग, तो यह 3 था। पहले की अगर हम बात करें तो ये पहला मार्ग फारस की खाड़ी से था। फारस की खाड़ी, तो फारस की खाड़ी से जो मार्ग था उससे प्राय तुर्की, वेनिस, जेनेवा और यूरोप के लोग इस मार्ग से, फारस की खाड़ी से इन 4 देश के लोग व्यापार करते थे। दूसरे मार्ग की अगर हम बात करें तो वह लाल सागर का मार्ग था। लाल सागर के मार्ग से या अलेक्जेंड्रिया का मार्ग था। इससे जैसे कि अगर हम फारस की लाल सागर के मार्ग से जो अलेक्जेंड्रिया का मार्ग था, यहाँ से वेनिस और जेनेवा के लिए रास्ता जाता था। वेनिस और जेनेवा वाले यहाँ से आते थे और इसी रास्ते से अपने देश में कच्चा माल लेते थे। और तीसरे मार्ग की अगर हम बात करें तो यह मध्य एशिया का मार्ग था, जिससे यूरोप और मिस्र के लोग व्यापार करते थे, यानी इस रास्ते से आते जाते थे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं यह मध्य एशिया का मार्ग था। ठीक है। फिर आगे अगर हम बात करें तो 15वीं शताब्दी 1453 में कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार जमा लिया। तो उस समय में कुस्तुनतुनिया व्यापारिक मार्ग एक मुख्य द्वार थे, यहाँ से सारे व्यापारी होकर ही निकलते थे। तो कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार जमाने के बाद तुर्कियों ने यूरोप और भारत के मध्य सारे व्यापार बंद कर दिए। अब यूरोप और भारत के मध्य अगर सारे व्यापार बंद हो गए तो यूरोप को इससे बहुत बड़ा धक्का लगा। तो यूरोप ने नए रास्तों की खोज की। अब नए रास्तों की अगर खोज के बारे में बात करें तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, नए समुद्री मार्ग। अब नए समुद्री मार्ग में 1494 को कोलंबस भारत का मार्ग ढूंढने के लिए निकला, जो अमेरिका की खोज कर बैठा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी, ये बात नोट कर लीजिए आप लोग, कोलंबस। तो इसका इरादा भारत की खोज करना था। चूंकि उस टाइम भारत में कच्चे माल, कच्चे धातु और अधिक मसाले बहुत पाए जाते थे, तो अमेरिका की खोज हो गई। अब 1498 अगर हम बात करें नए रास्ते की, तो 1498 में अफ्रीकी तट की यात्रा करके और पूरे किन्हीं 3-4 देशों का चक्कर लगा के, मुझे वो ढंग से नहीं याद है, लेकिन 3-4 देशों का चक्कर लगा के वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। अब भारत की खोज करने पे 1498 में दक्षिणी तट कालीकट पर पहुंचा। तब इसे ज्ञात हुआ कि उसने भारत की खोज कर ली है। तो पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा समुद्री मार्ग, व्यापारिक मार्ग एक बात है। तो जब तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अपना अधिकार कर लिया तो यूरोप को एक नए मार्ग की तलाश थी, जिससे वो भारत में जा सके व्यापार करने के लिए। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नए समुद्री मार्ग। तो नए समुद्री मार्ग की खोज करना उस टाइम यूरोप के लिए बहुत ही आवश्यक हो गया था, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों ने ही पहले भारत में व्यापार करना शुरू किया और तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया वह प्रदेश था जो व्यापारिक मार्ग के लिए मुख्य द्वार माना जाता था। किसी भी व्यापारी को उस नगर से होकर जाना आवश्यक था, इसलिए वहां पे अब रोक लग चुकी थी। तो यूरोपियों ने अपने वहां के नाविकों ने राजा और रानियों को विवश इसलिए किया कि वो संसाधन उन्हें दे और वो नए मार्ग की खोज करें। और विवश उन्होंने इस प्रकार किया कि उन्होंने 3 चीज अपनाई। पहली थी धर्म की बात करें तो उन्होंने अपने राजा और रानियों से कहा कि अगर हम दूसरे देशों में जाकर व्यापार करेंगे तो ईसाई धर्म का बहुत बड़े पैमाने पर प्रसार होगा। दूसरा उन्होंने जो बनाया वो था धन, क्योंकि अगर नाविक वहां से जाएंगे दूसरे देशों से, यानी मुख्यतः भारत ही था, तो वहां से जो सामान लेके आएंगे उसको यहाँ पे अगर ऊंचे दाम पे बेचा जाएगा तो जो कर आएगा वो राज्य के राजस्व में जाएगा। तो राजस्व में जाएगा तो उससे फायदा राजा और रानी को ही होगा, जिसके लिए उन्होंने धन के नाम पर भी
राजा और रानी को विवश किया। तीसरे अगर टॉपिक की बात करें तो वह था ध्वज। अब आप लोग सोचेंगे ध्वज से व्यापार का क्या मतलब था। तो उन्होंने राजा से कहा कि अगर हम दूसरे देश जाकर और वहां के उपनिवेशों पर अगर यूरोपीय झंडा फहरा दें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इन 3 चीजों से उन्होंने विवश किया। अब इस चीज पर वहां के सम्राटों ने भी मुहर लगा दी कि आप संसाधन लें, नाम लें, जाएं दूसरे देश में, नए रास्तों की खोज करें। तो नए समुद्री मार्ग, अब नए समुद्री मार्ग में 1494 ईस्वी को कोलंबस नाम आप सबने सुना होगा। कोलंबस भारत की खोज करने निकला। कोलंबस भारत की खोज करने निकला और उसने अमेरिका की खोज कर दी। और 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा का नाम आप जानते हैं, इतिहास में दर्ज हो चुका है सुनहरे पन्नों में। तो वास्को डिगामा ने 1498 ईस्वी को अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होते हुए, यानी दक्षिणी छोर का चक्कर लगाते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचा। पश्चिमी तट यानी कालीकट पर पहुंचा। तो उससे यह ज्ञात हुआ कि या तो भारत है। भारत में उसने फिर नए मार्ग वह अपने देश वापस गया। फिर वहां से यूरोपीय शक्तियों ने भारत में आना शुरू किया। अब अगर हम तीसरे टॉपिक की बात करें तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको हम छोटे में समझ सकते हैं, जिसको हम कुतुबनुमा। अब आप में से कुछ लोग कुतुबनुमा नहीं नाम सुने होंगे या फिर सुने भी होंगे तो इंग्लिश में सुने होंगे, जिन्हें कंपास कहा जाता है। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र, दिशा सूचक, दिक सूचक, कुछ भी कह सकते हैं। तो पहले थोड़ा सा इसका इतिहास जान लेते हैं। कुतुबनुमा का आविष्कार 970 ईस्वी से 1279 ईस्वी पूर्व चीन के हान वंश ने किया। हान वंश ने उस समय यह बहुत विकसित नहीं था। सुइयों और कुछ कांच की मदद से उन्होंने जो भी बनाया होगा वो आपके बुक में आप देख सकते हैं। तो उसका कुछ इस प्रकार ढांचा था कि इस तरह उसकी सुई रहा करती थी, इधर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी था, मुझे फिलहाल अच्छे से पता नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा बुक में अच्छे से। तो यह कुतुबनुमा नाविकों के लिए बहुत ही साबित सिद्ध, बहुत ही मतलब यूजफुल हुआ कि जैसे वहां पे लोग नाविक फंस जाते थे तो उन्हें ज्ञात होता कि उन्हें अब किधर जाना है। तो इस कुतुबनुमा की मदद से उन्हें बहुत सहायता प्राप्त हुई। दिक्सूचक यंत्र बोल सकते हैं, दिशा सूचक यंत्र बोल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सहायक आविष्कार सिद्ध हुआ, जिसको हम कह सकते हैं। फिर अगर हम बात करें तो यूरोपीय शक्तियां अगर भारत में सबसे पहले उपनिवेश यूरोपीय थे। वो आए भारत में, उन्होंने जाना यहाँ पे कौन से संसाधन है, कौन से खनिज हैं, कितने मात्रा में है, कैसे हैं, ऊंचे दाम पर बिक सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि भारत से वो डायरेक्ट उठा के सामान लेके जाते थे, अपने देश में बेच देते थे। उन्होंने यहाँ से सामान लिया, वहां पे गए, अपने फैक्ट्रियों में, गोदामों में उन्होंने रखा, फिर कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित किया, फिर वहां पे ऊंचे दाम पे बेच दिया। दरअसल यहाँ से जो मसाले लिए जाते थे, अगर हम छोटी सी बात कर ले तो यहाँ से जो मसाले लिए जाते थे वो बाहरी देशों में मांस को सड़ाने से बचाने के काम करते थे। आप सोचते होंगे कि हमारे यहाँ तो सब्जी बनती है और सब बनता है, लेकिन नहीं, यूरोपीय देश वाले उसका प्रयोग मसाले को मांस से सड़ाने के लिए करते थे, मांस को सड़ने से बचाने के लिए। तो अब अपना अपना देश है, जिसको जो करना वो कर सकता है। लेकिन और उस टाइम तक यूरोपीय शक्तियां भारत में समुद्री मार्ग से आ चुकी। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने अपना अधिकार किया। इस सब घटना के बाद उन्होंने फिर नए समुद्री मार्ग की खोज की और अभी तक भारत में किसी भी राजा ने नौसेना के बारे में सोचा तक नहीं था। नौसेना अर्थात कि कोई भी हाँ, तो हम बात कर रहे थे नौसेना की। तो जब ये सारे देश समुद्री मार्ग की खोज कर रहे थे व्यापार के लिए, उस समय भारत मतलब भारत के सम्राट या फिर राजा रानियां किसी ने भी अपनी एक नौसेना बनाने के बारे में नहीं सोचा। नौसेना अर्थात अगर कोई भी विदेशी आ रहा है, वो बिना किसी रोक टोक के अगर हमारे देश में घुस रहा है तो पहले उसे रोका जाए, उसका मतलब पूछा जाए कि वो किस कारण से भारत में आना चाह रहा है। तो इसके संदर्भ में ये भी कह सकते हैं कि जिस समय यूरोपीय शक्तियां की बात नहीं करें, और भी देश ले सकते हैं इसमें, जब वो तोप, गोले, बंदूक, बड़ी बड़ी जहाजें और भी अलग अलग आविष्कार कर रहे थे, तब भारत इन सारे चीजों से अनभिज्ञ और अपरिचित था। और जैसे कि हम बात करें अगर, तो पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटिश, डच अगर डच आप लोग सोच रहे होंगे डच क्या है, तो डच हॉलैंड के निवासी थे।
हॉलैंड के निवासी, हॉलैंड एक देश है जिसके निवासियों को डच कहा जाता है, जैसे भारत के भारतीय कहा जाता है वैसे हॉलैंड के निवासियों को डच कहा, डच कोई देश नहीं है, वहां के निवासियों को डच कहा जाता है। तो इन देशों का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जनसंख्या, ये हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है। उत्तर प्रदेश मान सकते हैं भारत का एक भाग, प्रदेश, उससे भी कम है। तो उन देशों ने आकर हमारे पूरे देश पे कब्जा कर लिया। आप सोच सकते हैं कि उस समय भारत की नौसेना या फिर सेना या फिर सैन्य शक्ति कितनी कमजोर रही होगी। भारत से यहाँ से मसाले, सूती कपड़े और भी विभिन्न तरह की चीजें, कोई एक चीज नहीं है जो मैं यहाँ पे लिख दूं, बहुत चीजें हैं जो यहाँ से लेके जाते थे और वहां पे ऊंचे दाम पे बेचते थे। तो यही सारी बातें थी जो यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। और अगर हम बात करें तो नए समुद्री मार्ग की खोज करने के लिए पुर्तगाल जो था उस टाइम हिंद महासागर पर पुर्तगाल ने अपना कब्जा जमा रखा था कि पुर्तगाल की इजाजत के बिना कोई भी देश अपनी जहाज लेके नहीं जा सकता था। और जैसे बात करें तो पुर्तगाल भी उस समय में एक बहुत बड़ी शक्ति उभर के आया। और आप देख सकते हैं दमन एवं दीव में हाँ मेरे ख्याल से दीव में एक किला है, पुर्तगीज फोर्ट जिसके नाम से बोला जाता है उसे। तो वो एकदम समुद्र के किनारे पे है, मतलब उन्होंने अपना एक कह सकते हैं किलेबंदी कर ली कि कोई भी जहाज आए पहले हमारे किले पे रुके, उसके बाद आगे जाए, या फिर सामान हम लेके आए यहाँ पे रखते फिर आगे जाए। तो यही सब टॉपिक है जो हम आगे बात करेंगे। और अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़े तो उसका यूरोपीय व्यापार के नाम से है, यूरोपीय व्यापार के नाम से हमारा। तो अगर हम अपने अगले टॉपिक की बात करें तो वो है यूरोपीय व्यापार। देखिए आप जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले व्यापार करने आए। तो पुर्तगालियों ने पूरे हिंद महासागर पर अपना कब्जा जमाए रखा था। कोई भी देश पुर्तगालियों की इजाजत के बिना अपनी जहाज दूसरे देश में नहीं लेके जाता था समुद्र के रास्ते से। तो पुर्तगाली ऐसा करते थे कि वो अपने देश से सोना, चांदी, बहुमूल्य हीरे लेके आते थे और उसके बदले यहाँ से सूती वस्त्र, मसाले, काली मिर्च वगैरह का उत्पादन उस टाइम बहुत होता था। तो ये सब उन लोग का व्यापार करने का तरीका था। तो अगर हम बात करें तो यूरोपीय व्यापार में इतना ही है कि पुर्तगाल आए, पुर्तगाली आए, किस रास्ते से आए, उन्होंने क्या क्या लिया, किस हिसाब से। तो अगर हम अगले बात की बात करें तो वो है जैसे कि यूरोपीय व्यापार हम जानी है। तो अगला टॉपिक है भारत में यूरोपीय व्यापारियों की होड़। अब आप समझेंगे कि अगर एक पूरा देश अगर हमारे यहाँ व्यापार करने आए तो वहां पे व्यापारियों की होड़ से क्या मतलब है। तो होड़ से अर्थात मतलब ये है कि वहां पे भी कुछ ऐसे व्यापारी थे बड़े बड़े जो चाहते थे कि हमारा शेयर हो। शेयर अर्थात वो कुछ हिस्सेदारी निवेश करें और उनसे मुनाफा जो प्राप्त हो वो एक अनुपात में उनके पास आ जाए। तो उस हिसाब से उस टाइम तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। पहला अगर हम बात करें तो लंबी दूरी तय करने वाले जहाज और नाविक, दो चीज तो सबसे महत्वपूर्ण थी। और अगर हम तीसरे की बात करें तो वो ये था कि नीतियां, मतलब किस तरह से अगर आप व्यापार में पैसा लगा रहे हैं, सही जगह पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं, इन सब चीजों से उन्हें निकलना या फिर उस चीज को मैनेज करना बहुत बड़ी बात थी। तो उन्होंने ऐसा किया कि यूरोपीय लोगों ने, कई व्यापारियों ने मिलकर एक उपनिवेश खोला। उपनिवेश अर्थात एक हम खोल कह सकते हैं फैक्ट्रियां उस टाइम पे ऐसी कहा जाती थी। फैक्ट्रियां हम बाद में जानेंगे, पहले हम जान लेंगे जैसे हॉलैंड के डच निवासियों ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और इंग्लैंड वालों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, और फ्रांस वालों ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ये अलग अलग कंपनियां थी जो उपनिवेश कहलाती थी वो। तो उपनिवेश हम समझ गए क्या है। तो अगर हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्रियां थोड़ा सा जान लेते हैं। फैक्ट्री हम बहुत ही कॉमन वर्ड है यूज करने के लिए, फैक्ट्री। तो फैक्ट्री अर्थात ये होता था यानी कोठी। फैक्ट्री मतलब एक व्यापार करने के लिए बनाया गया कार्यालय और वहां पे काम करने वाले कर्मचारियों को फैक्टर बोला जाता था, फैक्ट्री और फैक्टर। तो इसी अर्थात में था कि उन फैक्ट्रियों की किलेबंदी की जाती थी। वहां पे यूरोपीय सैनिक तैनात किए जाते थे पूरे शस्त्र बल के साथ कि उसमें कोई सेन ना लगा पाए या फिर वहां पे कोई चोरी ना हो पाए। और यही सब है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा ने जब भारत समुद्री मार्ग की खोज कर दी भारत के लिए, तो उसके बाद अलग अलग देश के लोगों ने, फ्रांसीसी, ब्रिटिश लोग फिर आना शुरू कर दिए। तो धीरे धीरे पुर्तगालियों का दबदबा कम हो गया, उनके उपनिवेश कम हो गए, उनके व्यापारियों में होड़ खत्म हो गई। अब उस पर धीरे धीरे ब्रिटिश एक
उभरती शक्ति बन के निकला बाहर। तो अब आगे हम टॉपिक में यही बात करेंगे कि किस तरह पुर्तगाली कम हुए और बाकी और। तो अगर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो देखते हैं कि अंग्रेजों ने अपने व्यापारिक केंद्र कहाँ खोले। तो व्यापारिक केंद्र वो थे जहाँ पे वो अपना माल लेके आते थे, अन्य व्यापारियों को बेचते थे या फिर वहां से अपने देश लेके जाते थे। तो हॉलैंड निवासी जो डच कहलाए, उन्होंने कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम और चिंसूरा में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। ये मुख्य डच लोगों के यानी हॉलैंड के निवासियों के मुख्य व्यापारिक केंद्र थे। दूसरे की बात करें तो फ्रांस वालों ने, फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर और माही में अपने व्यापारिक केंद्र खोले। यह बहुत ही मतलब एक बृहद स्तर पर यहाँ से व्यापार किया जाता था। अन्य व्यापारी आते थे, कच्चा सामान लेके जाते थे और अपने देशों में तरह तरह के उद्योग या फिर जो भी होता था उपनिवेश करते थे। और अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने यहाँ तक ही इन और कालीकट, कोचीन, नागपट्टनम, चिंसूरा और फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही के अलावा सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार। नोट कर लीजिएगा, सूरत, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, भड़ौच, पटना, कासिम बाजार, इन यहाँ पर भी अपने व्यापारिक केंद्र खोले। हालांकि ये वाले जो है नीचे जो मैंने लिखे हैं, ये व्यापारिक केंद्र बहुत बृहद स्तर पर कार्य नहीं करते थे, लेकिन इनका काम ये था कि ये गांव में जाकर डायरेक्ट कच्चा माल लेते थे। क्योंकि जो पुर्तगाली थे उन्होंने भारत के व्यापार पर अपनी पैठ जमा ली थी, तो यूरोपीय देशों को उनसे सामान लेने की जरूरत पड़ती थी। तो इन व्यापारिक केंद्र से लोग जाते थे, व्यापारी गांव से डायरेक्ट कच्चा माल ले आते थे और जो भी आगे का कार्य रहता था उसको खत्म करते थे। और अगर अब हम आगे की बात करें तो व्यापार सिर्फ यहाँ तक ही नहीं सीमित था। यूरोपीय शक्तियां हमेशा से चाहती थी कि पुर्तगालियों का भारत से कब्जा हट जाए। पुर्तगालियों का भारत से कब्जा हट जाए अर्थात कि जैसे वो अपना वर्चस्व हटा दें या फिर उन्हें पूरी छूट दे दें व्यापार करने की। समुद्री मार्ग में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए था, कर चुकाने के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए था। तो यही सब स्थितियां थी जो उस टाइम बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण मानी जाती थी। व्यापारियों ने इसी तरह अपना कार्य किया और जो भी किया। और तो समय के साथ साथ पुर्तगाली भी कमजोर पड़ते चले गए। उनकी नौसेना, उनकी सैन्य शक्ति, उनकी व्यापार करने की नीतियां, ये सब खत्म होती गई। इन सब पे फ्रांसीसियों, ब्रिटिश और डच लोगों ने अपना पूरा आधिपत्य स्थापित कर लिया। तो अब इनकी नीतियां क्या थी? इनकी नीतियां अगर हम एक तौर पे साफ अगर कह लें, बात को घुमाए फिराए ना, तो इन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई। साम दाम दंड भेद अर्थात ये अपने दूध, व्यापारी जो थे अपने दूध भारतीय सम्राटों के पास भेजते थे, उनसे वहां पे खुलकर व्यापार करने की छूट मांगते थे। कुछ कर अर्थात टैक्स में कुछ कमी मांगते थे और जैसे उन्हें एक सुरक्षा प्रदान करते थे। सुरक्षा अर्थात कि हिंदुस्तानियों की जो नौसेना थी, तब तक जहाज रानी का निर्माण बहुत ही बृहद स्तर पर किया जाने लगा भारतीय द्वारा भी। तो पुर्तगालियों से सबसे ज्यादा खतरा भारत की नौसेना को रहता था। तो उनसे सुरक्षा दिलाने की उन्होंने जानकारी दी कि आप हमें व्यापार करने की छूट दीजिए, हम आपको नौसेना में सुरक्षा देंगे। तो और आगे अगर हम जाने तो ये सब तो व्यापारिक केंद्र हो गए, हमने नोट कर लिए। फ्रांसीसियों ने मछलीपट्टनम, पौंडीचेरी, चंद्रनगर, माही वगैरह में आगे स्थापित किए। तो धीरे धीरे सम्राट ने व्यापारियों ने खुलकर छूट मांगी कि अब हमें व्यापार में कोई छूट नहीं चाहिए। आप एक तौर पे कह सकते हैं यही वो दौर था जब ब्रिटिश शक्तियां भारत पे हावी होने लगी। अर्थात वहां के सम्राटों पे हावी होने का अर्थात ये समझ सकते हैं कि अब उन्होंने जो उनकी विनती थी अब वो धमकियों में बदलने लगी। धमकियों में अर्थात ये बदलने लगी कि अगर आप हमें खुलकर व्यापार करने की छूट नहीं देंगे तो हम जहाजों को डुबा देंगे। समय देखते ही आपकी जहाजों को यानी हिंदुस्तानी जहाजों को हम नौसेना अर्थात समुद्र में डुबा देंगे और लूट लेंगे। तो इस वजह से सम्राटों में एक भय व्याप्त हो गया कि वो लोग सोचने लगे कि अगर इन्हें व्यापार नहीं कर देंगे तो उन्होंने पूरे खुले स्तर पर छूट कर दी। ना कोई टैक्स, ना कोई कुछ, आप आइए व्यापार कीजिए, लेके जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इस संबंध में सर टॉमस रो ने एक बार जहांगीर के दरबार की, उस समय जहांगीर शासक हुआ करते थे भारत के, तो उनके दरबार की शान शौकत देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से अनुमोदन किया कि आप कभी भी जहांगीर को मतलब एक तौर पे कह सकते हैं खराब वस्तुएं ना बेचें। उनकी दरबार की शान शौकत देखते हुए, अर्थात हमारे यहाँ भी कोई नीचे मतलब बहुत ही कम रुतबा नहीं था, जहांगीर का भी एक अपना था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से एक अनुमोदन किया कि आप कृपया करके, टॉमस रो ने ईस्ट इंडिया कंपनी से एक रिक्वेस्ट लिखा, मतलब एक लेटर लिखा कि आप जहांगीर को कभी भी बेकार वस्तुएं ना बेचें, या अर्थात गिफ्ट करें, जो भी करना, लेकिन बेकार ना करें। और
व्यापारियों ने, अंग्रेजों ने, व्यापारियों ने जहांगीर को हाथ के दस्ताने अंग्रेज वहां जो लेकर आए थे, और वहां की बग्गी जो आजकल आप देख सकते हैं, आप देखते हैं कि इंग्लैंड के महारानी जिसे यूज किया करती थी, प्रयोग करती थी, वो बग्गी। तो यही सब अन्य तरह तरह की भेंट थी जिससे देकर वो जहांगीर और या फिर जो भी सम्राट है उन्हें खुश किया करे। और फिर धीरे धीरे यहाँ धमकियों में बदलने लगा। उन्होंने चाहा कि पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लें, उन्होंने धमकियां दी, और यही सब है। हालांकि यूरोपीय शक्तियों का भारत में आगमन अगर हम देखें तो इतना ही बहुत है पढ़ने के लिए। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तो वो टॉपिक जो भी हो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल बेसिक ही रहेगा, ऐसा कुछ कठिन नहीं रहेगा। तो फिलहाल इतना टॉपिक आप तैयार कर लें वीडियो देख के। थैंक यू।